अच्छा चल रहा है। चलो, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहले 3 चीजें हम लोग देख लिए हैं, क्या क्या? स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस इमिशन। मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एटम 2 पॉसिबल वेज में आ रहे हैं। कौन कौन से थ्रू? स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू और स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू। और जब ग्राउंड से एक्साइटेड में ले जा रहे हैं तब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेशन वर्ड तब हम यूज करेंगे जब कुछ एनर्जी प्रोवाइड करा के काम करवाएंगे, ठीक है। इंड्यूस कराना, स्टिमुलेट करवाना, उसको ग्राउंड से एक्साइटेड में भेजना। तो हम बना दे रहे हैं 2 एनर्जी स्टेट। ये है ग्राउंड स्टेट। पहले समझो केवल, इसमें नोट करने के लिए बुक है। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में कंसीडर करते हैं कि N1 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, N1 एटम्स हैं, और एक्साइटेड स्टेट में N2 एटम्स हैं। इस तरह से हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। इनिशियली जब आप स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं तो कुछ एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स को n मान लेते हैं, N1 प्लस N2, ठीक है। तो जो एटम एब्जॉर्ब करके फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स हम N2 मान ले रहे हैं, और जो रह गए वो N1 हम कंसीडर कर ले रहे हैं। तो अब इसमें आएगा कितने एटम ऊपर जा रहे हैं और कितने एटम्स ऊपर से लेकर के नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल मतलब बेसिक तरीके से समझना है 3 स्टेप में, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ लाइन लिखोगे, लिख लो, तो रिटर्न तो होगा ही, तो जरूर पूछेगा। पहला स्टेप क्या था? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट स्टेप क्या है? यहां हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप में स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के केस में एटम, हाँ, स्टेट 1 से कौन से स्टेट में जा रहा है? वो 2 स्टेट में जा रहा है। यानी कि ये हमारा रूट ये हो गया, 1 से ये 2 में जा रहा है, ठीक है। तो बात इसमें हम लोग करेंगे द नंबर ऑफ ट्रांजिशन, द नंबर ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट टाइम पे हर सेकेंड में कितना ट्रांजिशन हो रहा है स्टेट 1 से स्टेट 2 में, वो चीजें हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तीनों केस में। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में, स्पॉन्टेनियस इमिशन में, स्टिमुलेटेड इमिशन में। द नंबर ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ग्राउंड स्टेट से एटम जा रहे हैं ना दूसरे स्टेट में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पहले बराबर होगा। और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन होंगे? ग्राउंड वाले से जा रहा है ना, तो N1 लिखेंगे या N2 लिखेंगे? N1 लिखेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि ये 1 स्टेट वाला ही एटम डायरेक्टली ऊपर जा रहा है। वो ध्यान देना इसको। अभी ये पूरा नहीं है, आगे फिर देखते हैं। सेकेंड स्टेप, ये समझने के लिए हम बता रहे हैं तुम लोग को। जब एटम एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं तो फिर अब उनको नीचे आना है। तो एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो उसमें जो हम नंबर ऑफ एटम्स बोल रहे हैं वो N2 नंबर ऑफ एटम्स है। अब उनको नीचे आना है, N2 वालों को नीचे आना है। तो पहले केस में स्पॉन्टेनियसली वो आ जाएंगे, स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू वो नीचे आ जाएंगे। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आएंगे। तो इसमें क्या होगा? द नंबर ऑफ ट्रांजिशन, क्या? पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? N2 के, ठीक है। अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें, हम केवल एक स्टेप बता रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा? स्टिमुलेटेड इमिशन होगा ना, तो
स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में भी क्या होगा, सेकेंड से फर्स्ट में आएंगे एटम्स, तो इसमें भी क्या होगा, द नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, N2 के। बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के किसके बराबर होगा। अब जब भी स्टिमुलेटेड इमिशन होगा तो स्टिमुलेटेड में हम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, चाहे वो एब्जॉर्ब करे या फिर वो एक्साइटेड से ग्राउंड में चला है, दोनों केस में हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। और जब एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ एनर्जी डेंसिटी का मल्टीप्लाई कराएंगे, जिसमें भी एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। स्टिमुलेटेड है, यहां भी स्टिमुलेटेड है, तो यहां भी क्या करेंगे, हम वो एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी को लेकर के वो जा रहा है। ठीक है, स्टिमुलेटेड वाले में क्या हो रहा है, हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, या फिर एक्साइटेड में है तो एनर्जी लेकर के ग्राउंड में आ रहा है। तो कितने एटम कितनी एनर्जी को लेकर के नीचे आ रहे हैं, या फिर कितने एटम कितनी एनर्जी को लेकर के ऊपर जा रहे हैं। तो जब कितनी एनर्जी की बात होगी तो वहां पर यूनिट टाइम की बात होगी, पर यूनिट वॉल्यूम की, तो वहां पे एनर्जी डेंसिटी आएगा। ठीक है, तो हर एक एटम के साथ हम एनर्जी डेंसिटी का क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रोडक्ट करवाएंगे स्टिमुलेटेड वाले में। लेकिन स्पॉन्टेनियस वाले में कोई एनर्जी हम नहीं दे रहे हैं, तो केवल नंबर ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, केवल N2 के ही प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आई बात, क्या समझे इसको, ये तीनों स्टेप समझ में आया कि नहीं। लेजर में 3 स्टेप से काम करेंगे। आइंस्टाइन कोएफिशिएंट अगर निकालना होगा तो कंसीडर कर लोगे, N1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम, हाँ पर यूनिट वॉल्यूम है। N2 मान लोगे सेकेंड स्टेट के लिए, एनर्जी स्टेट कंसीडर कर लोगे। ये सारी चीजें तो कंसीडरेशन में आ ही जाएंगी। मेन मैकेनिज्म उसका ये है जो समझना है तुमको, कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग करने वाले हैं। तो ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम को हम डिनोट कैसे करने वाले हैं, dN1/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1U। सिमिलरली इसमें आते हैं dN2/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, और यहाँ dN2/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2U। क्लियर है यहाँ तक। अब यहीं पे प्रोपोर्शनैलिटी जो हटता है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम लोग का बेसिक रूल है, तो जान रहे हैं बहुत पहले से। तो जो कांस्टेंट टर्म आएगा वही कांस्टेंट आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो अलग अलग कांस्टेंट्स आएंगे, तो इसको हम dN1/dt करते हैं इज इक्वल टू लगाते हैं। अभी कांस्टेंट टर्म हम बता रहे हैं कैसे क्या लगेगा। फिर यहाँ dN2/dt इज इक्वल टू N2 है ना, ऐसे छोड़ दे रहे हैं अभी, dN2/dt इज इक्वल टू N2U। ठीक है, अब स्टिमुलेशन वाले में B का यूज करेंगे। 2 कांस्टेंट हैं, आइंस्टाइन के 2 कोएफिशिएंट्स हैं, एक A है और दूसरा B है। तो B वाला जब यूज करेंगे तो वो स्टिमुलेशन वाले में करेंगे, और स्पॉन्टेनियस वाले में केवल A का यूज करेंगे। तो देखो इसमें स्टिमुलेटेड है, B का यूज कर दो, इसमें स्पॉन्टेनियस है, A का यूज करो, और इसमें, ठीक है, याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए हम बता रहे हैं। अब इसमें कुछ इंडिसेस यूज होंगे। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये 1 से 2 की तरफ हो रहा है ना, तो यहां लिखेंगे B12। ये ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो रहा है, 2 से 1 में, तो यहाँ 2-1 लिखेंगे। और ये ट्रांजिशन 2 से 1 में, तो यहाँ पे 2-1। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं तुम लोगों को, तो यहाँ तक क्लियर, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जरूरी है समझना कि तुम लोग इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे करोगे, ये स्टेप कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि तुमको लिखना है और समझना है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप को रिलेट कैसे करते हो, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है,
तो अब हम आएंगे, एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या है? एट थर्मल इक्विलिब्रियम। जब थर्मल इक्विलिब्रियम में ये पहुंचेगा तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बराबर हो जाएगा किसके? रेट ऑफ इमिशन के। एब्जॉर्प्शन और इमिशन का रेट क्या होगा? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन। मतलब जितना एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जितने एटम ग्राउंड से ऊपर गए हैं, अब थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जितना ऊपर गया उतना नीचे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो वही ये लिखा गया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितना वो एब्जॉर्ब किया है उतना उसको इमिट होना चाहिए। तो करते हैं यहाँ रेट ऑफ इमिशन। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या है? केवल स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है ना, तो उसको लिख दो dN1/dt इज इक्वल टू dN2/dt। यहाँ हम इमिशन लिख देते हैं और फिर dN2/dt यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, सॉरी यहाँ स्पॉन्टेनियस लिख दे रहे हैं और यहाँ स्टिमुलेटेड लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इमिशन दो तरीके से हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है और स्टिमुलेशन हो रहा है। बस वैल्यू रख देना और सॉल्व करना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। यहीं तक हम लोग का काम था। मेन मैकेनिज्म यही है, 3 स्टेप और ये थर्मल इक्विलिब्रियम। तो dN1/dt कितना है जी? B12N1 यूनि, और ये स्पॉन्टेनियसली कितना है? A21N2, और ये ठीक है। अब यूनि वाले टर्म को एक साथ ले लो, तो B12N1 माइनस B21N2 इंटू यू न्यू कॉमन कर ले, A21 इंटू N2। हो गया यहाँ तक? आगे करते हैं इसके तीनों स्टेप, बस मेमोराइज करो इसको। चलो आगे लेते हैं इसको, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर दें। A21N2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? B12N1 माइनस B21N2। तो N2 से पहले डिवाइड कर दो दोनों तरफ, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा? A21 अपान B12N1/N2 बच जाएगा, और यहाँ पे B21 बचेगा ना, क्योंकि दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? N2 से डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अब B21 से डिवाइड करवा देते हैं, तो A21 अपान B12 अपान B21, यहाँ ये हो जाएगा N1/N2। तो अगर यहाँ कॉमन लेते हो तो B21 न्यूमरेटर में जाएगा कि नहीं जाएगा जी? कुछ गलत कर दिए हैं क्या? नहीं, ये नहीं होगा। -1 हो जाएगा, और एक B12 कॉमन करेंगे ना यहाँ पे, B21 ऐसे। ठीक है, जैसे इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे B12 केवल बचेगा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो B21 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो A21 अपान B21 ये न्यूमरेटर में कर देते हैं, डिनोमिनेटर में B12 अपान B21, और यहाँ N1/N2 माइनस 1 यूनिट। इसको ध्यान रखो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमको पता है फ्रॉम बोल्ट्जमैन थ्योरी, बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग जो होता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन, जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन होता है वो इक्वल होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू ई के, या फिर इसको ऐसे बोलो, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन के बी टी।
बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई अपान के बी टी, जहाँ पे के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर, और ई तुम्हारा एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे N1 के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस E1 अपान के बी टी हो जाएगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम है तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, और N2 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस E2 अपान के बी टी। ठीक है, तो अभी हमारे इक्वेशन में N1 अपान N2 है, ध्यान रखो। तो N1 अपान N2 निकाल लेते हैं पहले, एक्सपोनेंशियल माइनस E1 अपान के बी टी अपान एक्सपोनेंशियल माइनस E2 अपान के बी टी। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, बेस सेम है दोनों का, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल E2 माइनस E1 अपान के बी टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना ये। अब जो E2 है ये एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, और ये जो E1 है वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, तो एनर्जी डिफरेंस कितना मिलेगा, हाँ, मान लो En इज इक्वल टू एन एच न्यू, ये फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला था, तो E1 अगर रखते हैं तो h न्यू होगा, और E2 रखेंगे तो 2h न्यू होगा, तो E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा, h न्यू हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई के बी टी। N1 बाई N2 का वैल्यू हमको मिल गया एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई के बी टी। इसमें पुट कर देते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 क्या मिल रहा है हम लोग को, एनर्जी डेंसिटी A21 अपान B21, और फिर यहाँ पे B12 अपान B21 इज इक्वल इंटू एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई के बी टी माइनस 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, पूरा देख लो एक बार। समझ में आ रहा है वो, देखो कुछ स्टेप तो तुम लोगों को बार बार लिखना पड़ेगा, बाकी जो मैकेनिज्म है हम वही समझा सकते हैं, इसका डेरिवेशन तुम लोगों में है नहीं जो हम बताएंगे। ठीक है, तो बस इसको जानने के लिए जानो, अभी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में भी इसका यूज करेंगे हम लोग, तो ये तुमको रिकॉल रहेगा, बट ध्यान रखना होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो ताकि चीजें याद रहें तुमको। ठीक है, वी नो दैट from Planck's black body radiation formula, प्लांक ब्लैक बॉडी रेडिएशन फार्मूला क्या बोलता है, 8 पाई h न्यू क्यू अपान सी क्यू इंटू 1 अपान एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई के बी टी माइनस 1। ये प्लांक ब्लैक बॉडी रेडिएशन फार्मूला है जो तुमको ध्यान रखना है। क्या क्या बोले, एक इसको ध्यान रखना है ताकि इस इक्वेशन में तुमको गलती ना हो, एक ये याद रखना है, बाकी वो तो डिराइव हम लोग किए थे। ठीक है, अब हम इक्वेशन 4 और 3 का कंपैरिजन करेंगे। ऑन comparing equation 3 and 4 we get, जब इक्वेशन 3 और 4 का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है ना, तो देखते हैं B12 अपान B21 के जगह पे क्या है, इसमें देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, 8 पाई h न्यू क्यू बाई सी क्यू।
ठीक है। तो इसके जगह पे इसका कोफिशिएंट तो ये था, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा B12 इज इक्वल टू B21, ठीक है। और दूसरा A21 अपान 8 पाई h न्यू क्यू बाई C2, ये रिलेशन आप लोग याद रखें, 5वां और 6वां, ठीक है। अब नोटेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां तक तो चीजें क्लियर है ना तुम लोगों को। अब A21 को क्या बोलेंगे, B12 को क्या बोलेंगे और B21 को क्या बोलेंगे, हाँ क्या हुआ, अरे उसमें है नहीं, उसमें है नहीं, चलिए अब याद रखने के लिए हम बता दे रहे हैं चीजों को। क्या क्या टर्म्स हमारे यहाँ है आइंस्टाइन कोफिशिएंट, पहला B12 था, दूसरा B21 था और तीसरा A21 है, यही तीनों आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो B12 को हम क्या बोलेंगे, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स ऑफ क्या है ये, B वाला तो स्टिमुलेटेड वाला है ना, तो स्टिमुलेटेड बोलोगे। और ये कैसे हो रहा है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कर रहा है ना वो, तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये B12 का नाम है। B21 में क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन कर रहा है वो, तो क्या लिखोगे, आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ क्या, स्टिमुलेटेड, हाँ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, क्लियर। और थर्ड नाम है A21, इसका क्या लिखोगे, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस, हाँ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स का रिलेशन हो गया, B12 B21 A21 अपान